हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करें। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर का नाम है हमें उससे ही समझना है। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, जिससे हमें फाइंड करना है। पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। In classified data, the values of variable are concentrated around a certain central value. This characteristics of data is called central tendency. अब हर वैल्यू के जो भी हमें रॉ डेटा दिया गया है उसमें एक वैल्यू ऐसी होती है जिसे कॉन्सेंट्रेट किया गया है और बाकी सारी वैल्यूज़ उसके अराउंड होती है, तो उसे जिसे कॉन्सेंट्रेटेड किया गया था उसे सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। अब वही होती है सेंट्रल टेंडेंसी। अब उसके मेजर्स, द सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो हमारा आंसर आने वाला है उसके अराउंड जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। और उसे फाइंड करने के लिए जो भी मेथड्स यूज़ होती है वो सारी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आप फेमिलियर होंगे, मीन, मीडियन, मोड। यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। टोटल इस चैप्टर में आप फोर मेथड से फाइंड करने वाले हैं। फर्स्ट इज एर्थमेटिक मीन और मीन, जो सिंपल मीन होता है, जो फाइंड करना आपने सीखा ही होगा स्टैटिस्टिक में। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में, और बाद में है सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन। थर्ड है मीडियन, जिसे मीडियन, उसके बाद उसी में इंक्लूडेड है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। और फोर्थ है मोड। तो ये सारी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो मैं मीन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। उसमें डिस्क्रीट जो वैल्यूज़ आती है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, इन सबको एग्जाम्पल्स के साथ सम्स मैं इसमें सॉल्व करवाने वाली हूँ। और आप सबको ये सारे जो डाउट्स होते हैं, ये जो नेम्स आप सुनते हैं, टॉपिक्स जो आप सुनते हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, वेरिएबल, इन सबको डिफाइन भी करूँगी, क्या होते हैं वो भी समझाऊंगी, और पूरा मीन यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एर्थमेटिक मीन और मीन। तो एर्थमेटिक मीन और मीन दोनों की फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द गिवन डेटा बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड मीन ऑफ द डेटा। इट इज़ डिनोटेड एज। तो जो भी हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमें रॉ डेटा दिया गया होता है उसका हम सम कर लेते हैं। सारी ऑब्जर्वेशंस जो होती है, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए होते हैं, उनका सम मतलब उनका टोटल एडिशन करना है और उसे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है, तो हमें एक्स बार मीन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला दी गई है मीन फाइंड करने की। एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं, उसका ये मीन का सिंबल है एक्स बार, जिसे हम मीन को डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप सारे वेरिएबल्स देख सकते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, x1, x2 और xn मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट तक दिया गया है, nth ऑब्जर्वेशन तक दिया गया है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू मीन्स मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn तक, और डिवाइड बाय n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गई सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi मतलब सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशंस हमें दी गई है, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आपको दिया होगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल इसका समझाने वाली हूँ। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, एक सम सॉल्व करेंगे इसी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा xi अपॉन n, ये फॉर्मूला होती है मीन फाइंड करने की। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। n मतलब सारी कितनी है, जैसे कि यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस दी गई होगी हमें, तो हमें यहाँ पे डिवाइड में 5 रखना है। तो यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, n क्या लिया है और सिग्मा xi क्यों लिया है। अब यहाँ पे मीन का सम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि दो अलग अलग फार्मूलाज होती है। एक ग्रुप डेटा के लिए अलग आती है, अनग्रुप डेटा के लिए अलग आती है। आप डायरेक्टली थोड़ा समझते हैं, उसके बाद सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बट सम में प्रॉब्लम्स आती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि आगे आपको डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, ग्रुप
अनग्रुप डेटा क्या होता है, ये सब आपने समझा ही नहीं, आप डायरेक्टली सम सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है और उसके लिए अलग अलग फार्मूलाज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। बोथ आर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ डेटा बट द डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट अनग्रुप डेटा इज रॉ डेटा। दिस मीन्स दैट इज it has just been collected but not sorted into any group or classes. On the other hand, group data is data that has been organized into group from the raw data. देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब ऐसे ही किसी रॉ डेटा को कलेक्ट किया है, मतलब एक डेटा को कलेक्ट कर लिया और उसे नोट डाउन कर दिया। जैसे कि आप टैली मार्किंग आपने सीखा होगा, उसके लिए सारे वेरिएबल्स रैंडमली ऐसे ही आपको दिए गए होते थे, कोई काउंटिंग नहीं होती थी, कोई टेबल नहीं होता था, आपको काउंट करके टैली मार्किंग करना होता था। तो वो अनग्रुप डेटा होता है जो रॉ होता है, जो सिंपली कलेक्ट किया गया होता है। और ग्रुप डेटा जिसमें हमें टेबल बना के दिया होता है, एक क्लास डिसाइड होती है, वो सारे ग्रुप डेटा में आते हैं। दोनों के लिए फॉर्मूला कुछ अलग रहेगी, वो मैं आगे आपको समझा दूंगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे फाइंड करते हैं उसका एक एग्जांपल ले रही हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का ही सेम एग्जांपल है, आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, सिंपली बस देखना है। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्कूटर रिपेयर डेली एट अ गैरेज। फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्कूटर्स रिपेयर पर डे। तो यहाँ पे हमें स्कूटर डेली रिपेयर होते रहते हैं जो गैरेजेस में, उसका एक रॉ डेटा दे दिया गया है। देखिए इसे अनग्रुप डेटा कहा जाता है, जो हमें डायरेक्टली ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे लिख के दे दिया गया होता है, जो क्लासिफाइड नहीं होता है किसी भी ग्रुप और क्लास में। तो यहाँ पे ये अनग्रुप डेटा दिया गया है जिसे रॉ डेटा भी कहा जाता है। अब उसके लिए हमें मीन फाइंड करना है। ये सारे नंबर ऑफ स्कूटर्स दिए गए जो एक गैराज में पर डे पर रिपेयर होता है और हमें उसका मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करना है कि यहाँ पे कितने स्कूटर्स हमें दिए गए हैं। ऑब्जर्वेशंस है ये कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमें 8 ऑब्जर्वेशंस दिए, तो हम n ले लेंगे 8। आपको स्मॉल n से डिनोट करना है 8 और मीन ले लेना है हमें। मीन की फॉर्मूला लगा देनी है x बार। x बार को मीन से डिनोट किया जाता है, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। xi भी लिख सकते हैं और सिंपली x लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला थी x1 प्लस x2 प्लस x8, क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशन है इसलिए, और डिवाइड बाय 8, जो हमने यहाँ पे n 8 लिया है, जिसका n है यहाँ पे वो 8 हमने यहाँ पे रख दिया है। अब ये सारी की सारी हमने यहाँ पे रख दी और इनको ऐड किया है। ये एडिशन की साइन है यहाँ पे बीच में, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट ये यहाँ पे एडिशन की साइन है। तो यहाँ पे सबको ऐड कर देना है, इन सब का सम, इन सब का एडिशन 61 और उसे डिवाइड करना है 8 से, तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, डेसिमल्स में 7.625। बट आपको इसे राउंड फिगर कर देना है अगर 3 डिजिट्स में, और आपको मिनिमम 2 डिजिट्स ही रखनी है। तो 7.63, बिकॉज 2 5 है तो 2 के बाद 5 आ गया, तो आप डायरेक्टली उसे 3 कर दीजिए। तो 7.63 आपका मीन है। लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है, द मीन नंबर ऑफ स्कूटर्स रिपेयर पर डे एट अ गैरेज इज 7.63 स्कूटर्स। तो आपको मीन पॉइंट में आएगा। आप ये मत सोचिए कि स्कूटर है तो 7.63 कैसे आया, बट ये मीन की वैल्यू है, आपको यही रखनी है। तो ये था अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा के लिए जो मीन फाइंड किया उसमें एक शॉर्टकट मेथड भी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है, तो वो भी हम समझ लेते हैं शॉर्टकट मेथड क्या है। और आपको ऐसे भी सम्स आ सकते हैं कि आपको वो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने होते हैं, तो ये आपको सीखना ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे उस मेथड में एक्चुअली है क्या, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर वेरी लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज दिए गए हैं। अब यहाँ पे तो आपने देख लिया, आपने इनको सिंपली ऐड कर दिया बिकॉज ये 8 डिजिट्स ही थी, बट अगर लार्ज डेटा हमें दिया गया हो तो हमें उसके लिए शॉर्टकट मेथड यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं। इसे अज्यूम मीन मेथड भी कहा जाता है, जिसे हम किसी भी एक वैल्यू को ए
डिनोट कर देते हैं, उसे अज्यूम मीन कहते हैं. ए इज सम कांस्टेंट वैल्यू प्रिफरेबल अराउंड द सेंटर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. अज्यूम मीन ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस x1, x2 and xn and the डेविएशंस आर डिनोटेड बाय d1, d2, dn. फ्रेंड्स, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये सीखा होगा, अज्यूम मीन करना और फिर उसकी डेविएशंस फाइंड करनी होती है. मीन्स उसी मीन में से, जैसे कि आपको दिए गए होते हैं 5 नंबर, उसमें से आपको जो सेंटर वाला होता है वो ले लेना है और उसके बाद फर्स्ट से लेके सारे वेरिएबल्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका एग्जाम्पल मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ एक इसी पे शॉर्टकट मेथड पे. तो आप देखिए, पहले सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनी वो समझा देती हूँ. हमें इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है, उसे समझ के डिटेल में उसके बाद सॉल्व करना है ताकि याद रहेगा. तो एक एक फॉर्मूला आपको इस चैप्टर की इसलिए ही समझा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग है, इसमें बहुत सारी फार्मूलाज है और आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएं. तो देखिए यहाँ पे d1 कैसे फाइंड होता है डेविएशन का. जो x1 मतलब फर्स्ट वेरिएबल होता है उसमें से हमें अज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो d1 मीन्स डेविएशन 1 मिल जाएगा. d2 के लिए भी x2 में से a को माइनस करना है. ये सब मैं आपको सम में प्रैक्टिकली समझा देती हूँ आगे. द मीन x बार इज ऑब्टेन, यहाँ पे भी मीन x बार ले लिया है, उसकी फॉर्मूला क्या है. उसके बाद जो हमने अज्यूम मीन लिया होता है वो a रखना है, सिग्मा di जो ऊपर डेविएशंस का सारा एडिशन, सारे जो डेविएशंस हम फाइंड करेंगे उन सारे डेविएशंस का सम मीन्स उनका टोटल, जिसे सिग्मा डी कहा जाता है, और उसे डिवाइड करना है n से, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई होती है उनसे जितनी होगी उतनी. where a is assumed means sigma di is deviations और n means number of observations. अब हम देखते हैं आगे इसका इस शॉर्टकट मेथड का एक सम. तो फ्रेंड्स, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको सम दिखाई दे रहा है ये इसी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा बहुत ही बड़ा गिवन है हमें यहाँ पे और उसके लिए हमें फाइंड करना है. ये रहा डेटा. अब इतना बड़ा डेटा आप इसे कब ऐड करेंगे और कब फाइंड करेंगे, तो ये इस मेथड से नहीं होगा. हमें शॉर्टकट मेथड जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की उसी से सॉल्व करना पड़ेगा. द रेनफॉल इन millimeter at 10 different places of a district was recorded as 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97 और 133. फ्रेंड्स, ये सारी की सारी रेनफॉल की मेजरमेंट्स है जो हमें मिलीमीटर में दी गई है, mm में दी गई है. ये इंचेस नहीं है, मिलीमीटर में दी गई है. रेनफॉल कितनी हुई 10 डिफरेंट प्लेसेस, तो ये 10 प्लेसेस है जो हमें दिया गया. मीन्स हमारा 10 तो जो n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो 10 है, ये हमें पता चल गया. अब हमें रेनफॉल का मीन फाइंड करना है. तो इतने बड़े डेटा के लिए हम डायरेक्टली एक टेबल बनाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल ऐसा हमें क्रिएट करना है जिसमें हम सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जो है रेनफॉल के वो लिख देंगे और उसका डेविएशन फाइंड करेंगे. तो अब हमें यहाँ पे a को अज्यूम करना है. अब एक वैल्यू हमें ऐसे अज्यूम करनी है जिसे हम a ले सकें. तो ये सारी वैल्यूज़ में से हमें एक सेंट्रल वैल्यू अज्यूम कर लेनी है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी की सारी 126 है, 110 है, 91 है, 115 है. ये सब 100 से 100 के आसपास की वैल्यू है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज द ऑब्जर्वेशंस हैव लार्ज वैल्यू, हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं. वी विल सिलेक्ट अज्यूम मीन a इज इक्वल टू 100. तो हम यहाँ पे 100 अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज ये सारी वैल्यूज़ 100 को सेंटर करती है और 100 के आसपास की वैल्यूज़ ही है. तो हमने 100 को a अज्यूम किया. अब सारी वैल्यूज़ को 100 से सब्ट्रैक्ट करना है. 126 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, 26 आएंगे जो हमारा d1 डेविएशन में हमने ले लिया है. उसके बाद 110 में से 100 को लेस किया तो 10. 91 में से 100 को ही लेस करना है, 100 में से 91 को लेस नहीं करना है. माइनस में आएगा, इट्स ओके, हमें माइनस में आंसर दिखा देना है. 115 तो 15, 112 में से 100 सब्ट्रैक्ट किए 12. ऐसे करके आपको सारे सब्ट्रैक्शन करके उसका टोटल करना है जो 38 आएगा. जो माइनस नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे दिए गए हैं उन सबको नेगेटिव को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है. 38 आएगा आंसर हमारा. और यहाँ पे हमने n तो
हमें पता चल गया है कि 10 आ गया है। मीन फाइंड करने की अब वैल्यू डायरेक्ट लगा देनी है, एक्स बार इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है ये आप याद कर लेना, जो हमें फर्स्ट ए अज्यूम किया था वो, उसके बाद सिग्मा डी आई लेना है। सिग्मा डी आई मीन्स सम ऑफ ऑल डेविएशंस और डिवाइड बाय एन, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी। उसके बाद जो हमने अज्यूम किया 100, सिग्मा डी आई मीन्स उसका टोटल आया 38, डिवाइड में करना है 10 जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और उसमें से डिवाइड करते 3.8 हो गया। डिवाइड किया तो 3.8 हो गया, और उसमें 100 ऐड किए तो 103.8 जो मीन ऑफ रेनफॉल हमने फाइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये था शॉर्टकट मेथड, और हमने सीखा मीन में अनग्रुप डेटा के लिए शॉर्टकट मेथड्स कैसी होती है और डायरेक्ट मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब आगे फर्दर ग्रुप डेटा के लिए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूरी टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग से यही सीखा होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, आप जब तक स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ये दोनों को अभी क्लियर कंसेप्ट इसका समझ लेना होगा, बिकॉज ये आप एक बार ऐसे ही अगर फॉर्मूला याद कर लेंगे, आपने समझा ही नहीं तो आपके सम्स रॉन्ग होते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कंटिन्यूस क्या होती है, और उन दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज क्या होती है और इनको क्यों अप्लाई किया जाता है। ये ग्रुप डेटा के पार्ट है। अनग्रुप डेटा जो हमने देखा था आगे, जिसकी शॉर्टकट मेथड और सिंपल मेथड सीखी थी, वो अलग थी। अब ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो टाइप्स की डेटा हमें दिए गए होते हैं। ग्रुप डेटा मीन्स अब उसको क्लासीफाई कर दिया गया। अब क्लासीफाई करेंगे तो दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। जो भी डेटा कलेक्ट किया होगा उसे लिया है एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको मैं आपको डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ कि एक्चुअल में कैसे इन सम्स को सॉल्व किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस वाला है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन डिस्क्रीट डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वैल्यू शोइंग हाउ फ्रीक्वेंट ईच वैल्यू अकर्स, देन इट इज कॉल्ड discrete frequency distribution. Thus, a table showing various possible values of discrete variable with their respective frequencies is called discrete frequency distribution. For example, the table showing number of families as per number of children is discrete frequency distribution. तो फ्रेंड्स ये तो थी इसकी डेफिनेशन। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यही डेफिनेशन को समझा देती हूँ। देखिए जो ऐसी कोई डेटा हमारे पास आई हो जिसे हमने ग्रुप कर दिया है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी चलती रहती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, उसे डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो फैमिलीज़ का है कि अलग अलग फैमिलीज़ में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं, उसका डेटा फाइंड किया है। तो ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूस नहीं चलती रहेगी। अब इसमें किसी फैमिली में चिल्ड्रंस होंगे, किसी में नहीं होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, तो इसे डिस्क्रीट कहा जाता है। अब जैसे कंटिन्यूस का एक एग्जांपल लेके बताऊंगी। जैसे कंटिन्यूस किसी की इनकम है, तो इनकम चलती रहती है, वो लेस हो सकती है, मोर हो सकती है, बट रुक नहीं जाती है। तो वो जो कंटिन्यूस चीज़ चलती रहती है वो इनकम हो गई या किसी और चीज़ का डेटा हो गया, बट वो स्टॉप नहीं होता है, वो सारी चीज़ कंटिन्यूस में आती है। और जो स्टॉप हो जाती है, जिसे ग्रुप करने के बाद भी वो फ्रीक्वेंटली अकर ना हो, वो सारी फ्रीक्वेंसीज डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आती है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का आप यहाँ पे वो चिल्ड्रंस वाले पे ही एक एग्जांपल दिया गया है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं और समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये ग्रुप डेटा होता है जिसमें डिस्क्रीट हमें दिया नहीं होता क्वेश्चन में, बट उसी के हिसाब से हमें फाइंड करना होता है। देखिए द फॉलोइंग टेबल शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली इन अ सर्टेन एरिया, फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली। अब पर फैमिली में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उनका मीन फाइंड करना है। हमें यहाँ पे फैमिलीज़ दे दी गई है। अब नंबर ऑफ फैमिलीज़ और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अब 0 चिल्ड्रन है वैसी फैमिलीज़ 4 मिली है, 1 चिल्ड्रन वाली 8 मिली है, 2 वाली 23, ऐसे 5 चिल्ड्रंस तक की 3 फैमिलीज़ तक हमने डेटा कलेक्ट किया है।
टोटल वी हैव k इज इक्वल टू 6 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितनी वैल्यूज लिए, 6 लिए। ये 1 to 5 और 0 को भी काउंट करना है। टोटल 6 वैल्यूज हमने 6 क्लासेस लिए, यहाँ पे 6 को इंक्लूड किया है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ फैमिलीज का आपने बना लिया। अब उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, तो अब हमें यहाँ पे x ले लेना है जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस थे। फ्रीक्वेंसीज जो हमें दी गई है वो ले लेनी है। नंबर ऑफ फैमिलीज़ की टोटल उनका कर लेना है जो हमें यहाँ पे दिया है। जो नंबर ऑफ फैमिलीज़ जितनी फाइंड हुई है उसका टोटल 52 हमें ले लेना है। और f ऑफ x फाइंड करना है फ्रेंड्स, जिससे हमें f ऑफ x हम फाइंड करेंगे तभी हमारा मीन मिलेगा हमें। तो f ऑफ एक्स, जो एफ एक्स यहाँ पे जो बोलते हैं वो क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आंसर्स कैसे आए वो भी समझा देती हूँ। देखिए, ये एक्स और एफ दोनों को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तब आपको f ऑफ x मीन्स एफ एक्स मिलेगी। फ्रीक्वेंसीज ऑफ x उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ x, जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। और जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा उसे आपको इससे डिवाइड करना है, तब आपको मीन मिल जाएगा। ये होगा आपका टोटल सिग्मा xi और ये होगा आपका n जो 52 दिया गया है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते थे आपने 52 अगर फाइंड कर लिया होता, 52 ये और k की वैल्यू अगर आपने 6 लेके 52 को 6 से डिवाइड किया होता तो ये आंसर आपका नहीं होता। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में ये f ऑफ x फाइंड करना होता है, जिसमें हम ऐसे इसे फाइंड करेंगे 0 × 4 इज इक्वल टू 0। 0 4 ज़ा 0 तो यहाँ पे 0, 1 8 ज़ा 8, 2 23 ज़ा 46, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15। इनका टोटल कर लेना है दोनों कॉलम्स का। n मिल गया है 52 और f ऑफ x 117। अब आपको मीन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स ये डिस्क्रीट था इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई की है। एफ एक्स डिवाइड बाय n, तो 117 जो f ऑफ x था सिग्मा मीन्स टोटल और उसमें डिवाइड करना है मीन्स जितनी फैमिलीज थी 52 जिसका टोटल हमने किया था और आंसर आया 2.25। तो ये चिल्ड्रंस जो है उनका मीन फाइंड हो गया है। अगर फ्रेंड्स मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, अगर आपने ऐसा किया कि अगर आपने इनका टोटल कर लिया और 52 आया और ऊपर के वेरिएबल आपने काउंट किए सिर्फ 6 हो रहे हैं, आपने 52 को 6 से डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। ये इसकी फॉर्मूला नहीं है करेक्ट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपकी टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, पर आपको एक्सप्लेन किया, आपको इसी तरीके से जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज वाले ग्रुप डेटा होते हैं उनका मीन इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अब आगे देखते हैं शॉर्टकट मेथड। अब इसमें भी एक शॉर्टकट मेथड है डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए भी शॉर्टकट मेथड है मीन फाइंड करने की। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ मीन को कंसंट्रेट करके मीन पे ही सारे इस वीडियो को कंप्लीट किया है। इसकी शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर लार्ज डेटा दिया गया हो तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय बस टू ट्रैवल बिटवीन 2 टाउन्स ऑन डिफरेंट डेज इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि बस है जो ट्रैवल कर रही है और उसमें डिफरेंट डेज़ के उसने कितने मिनट्स ट्रैवल किए हैं वो उनका डेटा दिया गया है। 110 मिनट्स वो बस 7 डेज़ तक उसने ट्रैवल की थी। 113 मिनट्स 17 डेज़ तक ऐसे उसने ट्रैवल किया था। ऐसे सारे ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, मीन कैसे करेंगे वो कर देखते हैं। हियर द वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लार्ज, वी विल टेक अज्यूम मीन ए। जहाँ पे भी हमें लार्ज डेटा दिया गया था हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करनी होती है जिसमें अज्यूम मीन ए लेना है। द डेविएशंस आर, यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये सारी हमें दी गई, तो हम इसमें से सेंटर वाला ले लेते हैं। अज्यूम इसमें से सेंटर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल 5 है तो 2 इस साइड है तो सेंटर वाला 120 अज्यूम में लेंगे। सारे वेरिएबल्स को 120 से सबट्रैक्ट कर देंगे। 110 - 120 तो -10। ऐसे सभी को आपको
100 एंड 120 से सब्ट्रैक्ट कर देना है. देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन दैम अदर देन 1, हेंस वी विल टेक c इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे आपको एक कॉमन फैक्टर लेना होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम कॉमन फैक्टर ले सकें. जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी हमें जो डेविएशंस फाइंड हुए हैं उसमें कोई कॉमन हमें मिला नहीं है वैल्यू, तो हम c जो होता है कॉमन वैल्यू का वो 1 रखते हैं. अब हमें जो डेविएशंस मिले हैं, जैसे कि डेविएशन हमने जो फाइंड किए थे, अब उसको 1 से ही डिवाइड करना है, तो आंसर वही आएगा x माइनस 120, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमने अप्लाई की है. अब फाइनली आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी फ्रेंड्स. देखिए x जो हमने सारी की सारी टाइम टेकन मिनट्स थी वो यहाँ पे ले लेनी है. नंबर ऑफ़ डेज जो हमें फ्रीक्वेंसी में दिए थे उसी का हमें टोटल लिखना है और उसे ही n अज्यूम करना है. आप भूल से जो x है उसका टोटल लेके उसे n अज्यूम मत करना. उसके बाद जो d डेविएशंस हमने फाइंड किए थे x माइनस ए, मीन्स जो भी x होगा उसमें से हमने माइनस a 120 किया, तो यहाँ पे x जो 110 है उसमें से 120 माइनस किया तो -10. ये सारे के सारे हमें यहाँ पे वेरिएबल्स लिख देने हैं. नंबर ऑफ़ डेज यहाँ पे जो दिए गए हैं f, और एफ डी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे. जो f का सेक्शन है और d का सेक्शन है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको सिंपली एफ डी का कॉलम मिल जाएगा. जैसे कि 7 मल्टीप्लाइड बाय -10 -70, 17 मल्टीप्लाइड बाय -7 -119, 11 इंटू 0 0, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 6 30. तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसीज ऑफ डी जो फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन हमने किया एफ टी, उसका टोटल कर लेना है -139 आएगा. और लास्ट में हमें सिंपली शॉर्ट मेथड से मीन फाइंड कर लेना है. मीन की वैल्यू वही रहेगी, बट यहाँ पे हमने जो सी कॉमन वैल्यू यहाँ पे कंसिडर किया था उसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी लेना है जो हमने फाइंड किया डिवाइड बाय n इंटू सी. तो यहाँ पे a लिया था 120, मल्टीप्लाई एडिशन में ऐड करना है और साइड में यहाँ पे -1/39 से डिवाइड करना है 50 को और मल्टीप्लाइड बाय 1, जो यहाँ पे अभी कंसिडर नहीं रहेगी वैल्यू, -120 माइनस 2.78, तो आंसर आ गया 117.22 मिनट्स. तो यहाँ पे मीन हमने फाइंड कर लिया और कंक्लूड कर दिया इसे. अब देखते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा को कैसे उसमें से मीन फाइंड करना है और एक्चुअल में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है. When the variable of raw data is continuous or range of the data is large, then dividing the range of data into fixed number of groups or classes, data are classified in the manner how many value of the variable occur in each class. Thus, a table showing various classes within their respective frequencies is called continuous frequency distribution. For example, the table showing the number of companies according to various classes of the profit in rupees earned during a year. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है उसमें मोर हो या लेस हो वो फ्रीक्वेंसी अप डाउन जाती रहे, बट वो कंटिन्यूस हो उसे कंटिन्यूस वेरिएबल्स या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो अर्न हुआ होता है वो बहुत सारे ईयर्स का अगर वहाँ पे हमें शो किया होता है, जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस डेटा होता है. अब उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो लिया है वो फैक्ट्री पे लिया है. द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट मंथली इनकम इन रुपीज़ ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन ऑफ इनकम. तो यहाँ पे इनकम का लिया एग्जाम्पल, जो एक फैक्ट्री वर्कर्स हैं उन सबकी सैलरी जो इनकम्स है उन पे हमें मीन फाइंड करना है. इनकम्स दे दी गई है 2000 to 3000 जिनकी सैलरी इनकम है वो वैसे 2 वर्कर्स है, 3000 to 4000 वाले 3 हैं, 4000 to 5000 वाले 7 वर्कर्स हैं. ऐसे पूरी फैक्ट्री में अलग अलग इनकम सैलरी वाले जितने वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे क्लासिफाइड करके दे दिया गया है. तो ये ग्रुप डेटा है जो यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया और इसे कंटिन्यूस भी कहा जाता है. अब इसका मीन कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं. वी फर्स्ट फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास. जब भी हमें अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स में क्लास दी गई होती है तब हमें उसकी मिड वैल्यू फाइंड कर लेनी है. मिड वैल्यू फाइंड करने में दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है.
अपर लिमिट्स प्लस लोअर लिमिट्स डिवाइड बाय 2। तो ऐसे ही हमने सारी की सारी मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। अब मिड वैल्यूज़ फाइंड होने के बाद हमें उसमें अज्यूम मीन लेना है। जो मिडल वाली होती है वैल्यू, उसमें से हमें अज्यूम मीन निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं 3 इस साइड है, 3 इस साइड से, तो ये वाली मिड वैल्यू हम ले सकते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 3 वेरिएबल्स रख दिए और राइट हैंड साइड पे 3 वेरिएबल्स रख दिए। तो ये हमें मिड वैल्यू मिल गई, जिसमें अज्यूम मीन था 5500, जिसका था ये इसी क्लास का है। अब डेविएशंस इसमें से फाइंड करने, अज्यूम मीन फाइंड करते ही हमें डेविएशंस मिल जाते हैं, जो सबट्रैक्ट करने पे मिलते हैं। उसका एक चार्ट बना लेना है। एज द डेविएशंस हैव द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 1000 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हम 1000 को सी अज्यूम कर लेते हैं। और डेविएशंस फाइंड करने के लिए एक्चुअल में लास्ट में हमें डिवाइड बाय सी जो वैल्यू होती है उससे भी करना है। प्रीवियस वाले सम में सी अज्यूम जो किया था वो सिर्फ 1 था, इसलिए हमने जब डिवाइड किया तब वैल्यू चेंज नहीं हुई। बट यहाँ पे जो डेविएशंस आए हैं उन सबको 1000 से डिवाइड करना है, तो हमारी जो ये वैल्यू है, जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाएंगे। बिकॉज 5500 अगर है, उसे हम 1000 से डिवाइड कर दे तो हमारी वैल्यू शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा चार्ट है जिसमें हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं और इसका मीन ढूंढने वाले हैं। तो इनकम सम लिख देंगे सारी की सारी। उसके बाद अभी इसको एक्स अज्यूम नहीं करना है, इसे एक्स को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इनकम्स लिखनी है 2000 to 3000 सारी क्लासेस। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है 2, 3, 7, 15 जो क्वेश्चन में गिवन है उनका टोटल करना है, जो हमारा n होगा, जो हम n कंसिडर करेंगे। और मिड वैल्यूज़ को अब x अज्यूम करना है। जो सारी मिड वैल्यूज़ फाइंड किए वो लिख देनी है। अब d जो डेविएशंस है उसकी फॉर्मूला यहाँ पे लिखनी है। जब हम c कंसिडर करते हैं तो x माइनस a डिवाइड बाय c। यहाँ पे हमने जो मिड वैल्यू का मिडल टर्म था 5500 वो a अज्यूम किया था और c हमने अज्यूम किया है 1000, बिकॉज कॉमन सब में 1000 का कॉमन फैक्टर है। अब ये इस फॉर्मूला के हिसाब से हम सारी डेविएशंस फाइंड करेंगे, जैसे कि 2500 में से सबट्रैक्ट करना है 5500 और डिवाइड करना है 1000 से, तो -3 आएगा आंसर। ऐसे ही हर एक वैल्यू के साथ करना है। 3500 में से माइनस करना है 5500, -2000 आएंगे, उसे डिवाइड करेंगे 1000 से जो c है, तो आंसर -2 आएगा। ऐसे ही आपको सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे फाइंड करना है और लास्ट में फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो एफ डी होता है वो फाइंड करना है, जो हमें मिलेगा एफ कॉलम और डी कॉलम को मल्टीप्लाई करने से। एफ डी मीन्स एफ और मल्टीप्लाइड बाय डी मीन्स 2 multiplied by -3 is equal to -6, 3 into -2 -6, 7 into -1 -7, 15 into 0 0। ऐसे सारी की सारी हमें फाइंड करनी है और टोटल करना है, जो टोटल आएगा 74। अब डायरेक्टली मीन की फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n इंटू सी। फ्रेंड्स c को कंसिडर करना यहाँ पे नहीं भूलना है, नहीं तो पूरा आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 5500 जो a अज्यूम किया है उसमें ऐड कर देना है 74 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 5500 प्लस 74,000 डिवाइड बाय 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इस स्टेप पे, और लास्ट में यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया है, जो 925 आया और ऐड कर दिया तो 6425। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज पे एग्जाम्पल्स देखे, क्या होता है वो भी समझा, मीन भी समझा, सिंपल मीन जो अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा के लिए होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी बेस पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3.1 उसका पूरा सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।